सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों बात करेंगे हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष यानी बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 के न्यू सिलेबस के बारे में। आइए हम चर्चा करते हैं आखिरकार पेपर 2 के अंतर्गत हम कौन कौन से जो है अध्याय का अध्ययन करते हैं और क्या क्या संकलित है। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले आपने देखा होगा पेपर 1 से संबंधित सिलेबस अपलोड हो चुका है, उसको आपने देखा तो अगर नहीं देखा तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। और इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे पेपर 2 से संबंधित मुद्दे। जैसे कि पेपर 1 में हमने मध्यकालीन जो है हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करी, मतलब मध्यकालीन हिंदी साहित्य हमने वहाँ पर चर्चा कर लिया था। इसमें हमने जो है आपको 2-3 चैप्टर भी पढ़ा दिए, जैसे कि कबीर दास को पढ़ा दिया हमने जो है जायसी को पढ़ा दिया, हमने आपको सूरदास को पढ़ा दिया, तुलसीदास जी बचे हुए हैं, रहीम बच्चे हैं, केशवदास बच्चे हैं और भूषण बच्चे हैं, इसी प्रकार से और तमाम सारे जैसे बिहारी लाल बच्चे हैं। तो ये सब कभी भी बच्चे हैं, जल्दी आपको पढ़ा दूंगा। तो आखिरकार पेपर 2 के अंतर्गत कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से रचनाकार और कौन कौन सी उनकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूं कि एक बार जब आपके सिलेबस पर यानी आपकी वेबसाइट पर सिलेबस आ जाता है तो आप लोग उसको ज़रूर एक बार इस सिलेबस से मैच करवाइएगा या फिर अपने सिलेबस को देखने के बाद पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस फॉलो होता है और यही जो है आपके पाठ्यक्रम में भी हो सकते हैं शामिल हो। तो ऐसा नहीं एक आध दो इधर उधर हो सकते, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि एग्जैक्ट अभी तक जो है पूरा का पूरा मुद्दा आपको नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय में यही आपका जो है होता है, अधिकतर में यही है। मैंने देखा सभी सिलेबस उठा करके तो लगभग यहीं से जो है जो टॉपिक्स यानी कि यहीं से जो अध्याय बनते हैं यहीं से बनाए जाते हैं। तो हम इनको देखेंगे, एक एक मुद्दे को समझेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी आप जब तक आपका नहीं आता तब तक किसी को देखिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार से अगर आपके पेपर का नाम क्या समझिए, अगर आपके पेपर का नाम है हिंदी निबंध एवं नाटक, हिंदी निबंध एवं नाटक और एकांकी, हिंदी निबंध नाटक एवं एकांकी, पूरा का पूरा नाम ऐसे बोलिए। तो अगर ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है तो बस नाटक एकांकी यही में से लगभग अगर मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हमने निबंधों की बात करें 7 निबंध, 7 में से लगभग 4 निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित होंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय संबंध रखते होंगे, लगभग यही इतना जो है आपका क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक एक चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के बारे में, यानी बीए प्रथम वर्ष को बीए फर्स्ट ईयर कहा जाता है। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब पेपर 2 जो होता है। जब आप बीए फर्स्ट ईयर में आते हैं तो 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 एक पेपर 2। एक विषय के 2 पेपर होते हैं, सेकंड ईयर में भी एक विषय के 2 पेपर होते हैं। 3 विषय आपके होते हैं, किसी किसी विश्वविद्यालय में 4 विषय होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, किसी किसी विश्वविद्यालय में बीए 4 साल का होता है, किसी किसी में सेमेस्टर वाइज परीक्षाएँ होती हैं, किसी किसी में 3 साल का बीए होता है। तो अधिकतर विश्वविद्यालय 3 साल के जो है पैटर्न को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग सेमेस्टर वाइज परीक्षा करवाते हैं। सेमेस्टर मतलब होता है जो है 6 मंथ पे आपकी परीक्षा वगैरह हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और ईयर्स मतलब होता है कि ईयरली परीक्षाएं। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी निबंध एवं नाटक के बारे में नवीनतम पाठ्यक्रम 2022 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले निबंध आपके यहाँ पर आ गया और निबंध में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सा निबंध आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और आखिरकार निबंध शामिल है तो उस निबंध के जो है रचनाकार कौन है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा ओरली भाषा में हम समझेंगे। देखें, सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में कौन है, ईश्वर की मूर्ति निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ईश्वर की मूर्ति निबंध लिखा किसने है? पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी ने लिखा। किसने लिखा है? पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी ने क्या लिखा है? ईश्वर की मूर्ति नामक निबंध लिखा है। तो पेपर पैटर्न अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का चल रहा था, कुछ विश्वविद्यालय में लिखित टाइप का पेपर पैटर्न चल रहा है। तो मैं अब जैसे ही कोई पैटर्न की सूचना आती है या फिर कोई चीज़ आता है तो मैं आपको पेपर पैटर्न मतलब मॉडल पेपर देने का ज़रूर प्रयास करूंगा। वैसे पिछले साल जिस प्रकार एक दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा सेपरेट रूप से कि आपका मॉडल पेपर कैसा होगा, तो मैं उस पर जो है गहन अध्ययन करके आपको एक वीडियो देने का प्रयास करूँगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ईश्वर की मूर्ति आप में संकलित है और निबंध है चूँकि यह और किसका है तो प्रताप नारायण मिश्रा जी का यह निबंध है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न, तो कुछ तो प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे प्रताप नारायण मिश्रा जी से पूछे जाएंगे और कुछ ईश्वर की मूर्ति से पूछे जाएंगे। जब हम समझेंगे तो पिछले 10 सालों में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन सभी को संकलित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 1 संकलित करेंगे। इस प्रकार से दोनों लोगों को एक ही साथ पढ़ेंगे। हम ईश्वर की मूर्ति निबंध के बारे में पढ़ लेंगे और प्रताप नारायण मिश्रा जी के भी बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, यहाँ पर एक मुद्दा आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पहुँचेंगे, कवि कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार एक कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसको लेकर के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, 1903 ईस्वी के आसपास इन्होंने संपादन संभाला और वहीं से इन्हीं के नाम पर एक युग की शुरुआत हो जाती
जाती है। इस युग को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न यह लगातार पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग के नाम पर, मतलब कि द्विवेदी युग जो है किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो भाई पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आचार्य मतलब लगा है आचार्य की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी, आचार्य की उपाधि इनको मिली है आचार्य। देखिए क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं पे जो है उससे जुड़े रहे, काव्य शास्त्र से जुड़े रहे हैं। जबकि बात की जाए जिनके आगे डॉक्टर लगा है, मतलब इन्होंने पीएचडी करी है, ठीक। तो हिंदी में पीएचडी करी इसलिए इनके आगे डॉक्टर लगा हुआ है और इनके आगे आचार्य लगा, चूँकि इन्होंने आचार्य की डिग्री प्राप्त की है काव्य शास्त्र वगैरह से, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। यहाँ पर कवि कर्तव्य हम समझेंगे जो कि किसकी एक प्रकार का इसका निबंध है। तो भाई किसका निबंध है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नेक्स्ट हमको देखना है तीसरे चैप्टर के अंतर्गत लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति, तो लोभ और प्रीति भी एक निबंध विधा की रचना है। और हिंदी साहित्य में बात की जाए तो निबंध जो विधा है, सबसे पहले बात की जाए तो निबंध विधा की शुरुआत होती है निबंध, एकांकी और नाटक। ये सब पहले निबंध बनते, फिर एकांकी, नाटक जो है सबसे पहले बात की जाए शुरुआत में नाटक ही चलते हैं, उसके बाद निबंधात्मक रचनाएं लिखी जाने प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपको समझने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। पहले के जो निबंध हुआ करते थे नाटकीय मंच पर हुआ करते थे, मतलब जैसे पहले निबंध जो लिखे जाते थे वह निबंध जो होते थे मंच पर यानी कि रंगमंच पर अभिनय किया जाता था उनका। ऐसे भारतेंदु जी का नाटक आप देखेंगे रंगमंच पर अभिनय, जैसे कि अंधेर नगरी हो गया इनका नाटक या एकांकी। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या है, ये जो है मेरे भाई वो रंगमंच पर हुआ करता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में नाटक जो है लोग पढ़ते हैं और नाटक का एक प्रकार से अब कम लिखा जाने लगा है। अब नई नई गद्य विधाएँ आती हैं जो कि आपकी नवीन गद्य विधाएँ, हिंदी साहित्य में नवीन गद्य विधाएँ आप पढ़ेंगे बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत। ये सब पुरानी गद्य विधाएँ जो कि आप बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ रहे हो, ठीक। तो आगे समझते हैं थोड़ा सा। लोभ और प्रीति, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ला की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा ग्रंथ इन्होंने लिखा जो कि आज किसी भी परीक्षा में अधिकतर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं के। जैसे आप चाहे बीएचयू वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या फिर चाहे बात की जाए आप जो है बीएड वगैरह कर रहे हैं, या फिर बात की जाए आप क्या कर रहे हैं बीएड करने के तदुपरांत आप मान लेते हैं कि एमए वगैरह करते हैं, एमए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर आने वाले समय में आप नेट जीआरएफ की परीक्षा या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देते हैं हिंदी साहित्य से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा लिखी गई जो हिंदी साहित्य की किताब है जो कि मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँ हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे पास रखी हुई है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास बुक है भाई, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यह बुक है, आप देख सकते हो। और बड़ी एक प्रकार से इतिहास है, देखिए लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ला हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक प्रकार से इनकी विधा है और बड़ी अच्छी है, इसमें तमाम सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए पूरा का पूरा विधिवत रूप से इसमें वर्णन आपको मिलेगा, हर एक मुद्दे का वर्णन वैज्ञानिक तर्क से एक प्रकार से हर एक चीज़ अध्ययन, चंद्रवरदाई, जलचंद, सीताचंद, वीरचंद, मतलब एक प्रकार से सब कब से शुरू हुई हिंदी, कहाँ तक गई, क्या क्या चीज़ें हुई, किसके बारे में क्या क्या बातें कहीं, सारे के सारे मुद्दे को इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर आप ले लें अगर हिंदी से अपना करियर आपको सेट करना है तो। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक जो है बात की जाए बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए और तमाम सारे जितना भी आप नेट पीएचडी तक करने जाएंगे इसमें उन सभी में यह पुस्तक आपको की आएगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग ये इसका प्रिंट बता दूं लगभग 200 रुपये कुछ की पड़ी थी मुझको, 200 रुपये इसमें प्रिंट है और लगभग 100 जो है 80 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है इस पर। तो जब मैंने लिया था तब 180 की पड़ी थी या कुछ की पड़ी थी, वो मुझे ज्ञात नहीं है, बट आप लोग जिसको ज़रूर ले लीजिएगा, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, फैक्ट इसमें मिलता है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और कहीं भी कोई मुद्दा फंसता तो यही पुस्तक देखी जाती है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला के जी के द्वारा लिखा गया लोभ और प्रीति, क्योंकि यह आलोचनात्मक एक प्रकार से विद्वान रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और ये सब कौन है, विद्यानिवास मिश्रा जी भी, ये सब क्या रहे हैं, आलोचक रहे। कहीं ना कहीं पे लोगों की रचनाओं को पढ़ते थे, उसके बाद में उनमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं उसको बताते रहते थे। ठीक उसी को लेकर के लोभ और प्रीति शामिल है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। तो जब हम पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के बारे में, साहित्यिक के चीज़ों के बारे में, इनके और जीवन शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ लोभ और प्रीति से पूछे गए पिछले 10 सालों में कौन कौन से प्रश्न हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, हमसे जुड़े रहिए। इसी प्रकार से आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको तमाम सारी जानकारी नई नई मिलती रहेगी आने वाले समय में और इस वीडियो के अंतर्गत भी।
आगे समझते हैं देवदारू। देवदारू भी एक निबंध है और देवदारू जो है एक वृक्ष का नाम होता है और अधिकतर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थी वृक्षों को लेकर के यह रचनाएं लिखा करते थे, निबंध लिखा करते थे उस पर। तो देवदारू नामक निबंध लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और यह भी कहीं ना कहीं पे हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के पुस्तक लिखी है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक का नाम नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ भी लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर रामचंद्र शुक्ला जी का कोई टक्कर देता था उस समय तो बात की जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत कम मात्रा में दिया करते थे, मतलब कोई बातें टकरा आती थी आचार्य शुक्ला की और आचार्य द्विवेदी की। बाकी जो है लगभग आचार्य शुक्ला की ही बातों से सब मान जाते थे, चूँकि वैज्ञानिक पद्धति पर एक प्रकार से इनका अध्ययन रहता था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या भी एक प्रकार से आलोचक रहे हैं। देवदारू नामक निबंध इनका फेमस है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट आप देखेंगे लेखक और जनता। लेखक और जनता किसका निबंध है भाई? लेखक और जनता भी निबंध है किसका? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को क्या कहा जाता है? अगिया बैताल कवि के नाम से जाना था। किसके? अगिया बैताल कवि के नाम से डॉक्टर रामविलास शर्मा को जाना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात की जाए, लेखक और जनता आपके पाठ्यक्रम में इनका एक निबंध संकलित है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। लगातार यहाँ से प्रश्न एग्जाम से बनते हैं मेरे भाई, तो मैं इसको भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा चैप्टर 5 के अंतर्गत। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा से जुड़ी हुई बातों को और लेखक और जनता से संबंधित बातों को आपको बताऊँगा। ओके, आगे समझते हैं आंगन का पंछी। आंगन का पंछी और बंजारा मन ये दूसरी कृति है। यहाँ पर केवल आंगन के पंछी के बारे में हमको चर्चा करनी है, तो आंगन के पंछी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे गौरैया वगैरह जो होती है ये आंगन का पंछी है। पंडित विद्यानिवास मिश्रा जी इसके लेखक हैं। एक प्रकार से आंगन का पंछी एक निबंध है। और ध्यान रखेंगे निबंध वह रचना होती है जो कि जो है क्या होती है, बंधन मुक्त होकर के लिखी जाती है। निबंध देखिए, नी एक प्रकार से क्या है, ये उपसर्ग है और बंध मतलब होता है बंधन। नी मतलब होता है एक प्रकार से नहीं। नी मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं या फिर एक प्रकार से आप बोल लीजिए बिना, नहीं या बिना। और बंध मतलब होता है बंधन की, क्या? बंधन की। तो जो रचना, जो साहित्यकार होता है, साहित्यकार जिस रचना को बंधन मुक्त होकर के किसी शीर्षक को मान करके उस शीर्षक पर रचनाएं लिखा करते हैं, तो ऐसी रचनाओं को हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। मतलब इसमें जो है बंधन मुक्त होकर के कभी रचनाएं लिखता है, जैसे कि ईश्वर की मूर्ति पर उन्होंने अपने मनोभावों को बंधन मुक्त होकर के व्यक्त किया है, तो ऐसे ये ईश्वर की मूर्ति निबंध हो गया। कवि कर्तव्य, तो कवि के बारे में कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पर बंधन मुक्त होकर के अपने विचारों को बताया है। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लोभ और प्रीति या भी एक प्रकार से निबंध है। लोभ पर बताया और प्रीति पर, तो लोभ और प्रीति जो है दोनों पर बताया इन्होंने। क्या? लोभ और प्रति दोनों पर ही, प्रीति दोनों पर इन्होंने क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने बातें बताई। उसके बाद में देवदारू, आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदारू वृक्ष पर जो निबंध लिखा। लेखक और जनता में समन्वयात्मक रूप से अध्ययन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बंधन मुक्त होकर इस पर अपनी लेखनी चलाई। आज आंगन के पंछी पर जो है निबंध मतलब बंधन मुक्त होकर के रचना लिखी विद्यानिवास मिश्रा जी ने। नेक्स्ट है आपका 7वां निबंध आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक संदर्भ में। आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न, तो आधुनिक संदर्भ में यानी कि रिफरेंस टू मतलब मॉडर्न। तो आधुनिक संदर्भ में साहित्यकार की भूमिका, एक साहित्यकार की भूमिका क्या होनी चाहिए आधुनिकता की दृष्टि से अगर देखें हम, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। इस निबंध को किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय ने लिखा। किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय ने लिखा है। इनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जैसे कि आप पेपर की बात किया तो 3 चीज़ें आपको पढ़ना, निबंध और नाटक और एकांकी। क्या? निबंध, नाटक और एकांकी। यहाँ पर खंड का के अंतर्गत हमने 7 निबंधों के बारे में चर्चा कर ली। अब हम खंड खा में प्रवेश करते हैं और नाटकों के बारे में चर्चा करते हैं। नाटक, तो आपके पाठ्यक्रम में ध्रुव स्वामिनी नाटक संकलित है। कौन सा नाटक संकलित है? ध्रुव स्वामिनी नाटक संकलित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक क्या है भाई? किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यह कैसा नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पर समुद्रगुप्त जो है एक प्रकार से एक राजा थे। प्राचीन काल की बात की जाए, गुप्त काल के बारे में यह रचना हमको जानकारी देती है ध्रुव स्वामिनी। गुप्त काल में एक राजा थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के लड़के थे चंद्रगुप्त कहीं ना कहीं पे, तो उन्हीं के बारे में कहीं इसमें बताया गया। और भी 2-3 चीज़ों के बारे में बताया गया। बड़ी अच्छी जो है अच्छा नाटक है और चर्चा करेंगे ध्रुव स्वामिनी के बारे में, एक दिन विस्तार से आपको बता दूंगा। ठीक, तो ध्रुव स्वामिनी में नाटक, पात्र पात्रियाँ सब, मतलब कि पात्र को कितने कितने हैं और कितनी के तमाम सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें ध्रुव स्वामिनी के बारे में। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, कथोपकथन होते हैं, देश काल होता है। एक प्रकार से कथोपकथन को डायलॉग कहते हैं, कथानक होता है अपना, उसको हम समझने का प्रयास करें। नाटक में तमाम सारी चीज़ें। तो ये एक प्रकार से कैसा नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है।
ऐतिहासिक नाटक है। ठीक, नाटक ही हो गया। नाटक में ध्यान रखेंगे अंक होते हैं। नाटक में क्या होते हैं? अंक होते हैं। जैसे 2-3 अंक होते हैं कि एक अंक यहाँ पर हो गया, दूसरा अंक 3 अंक, यानी कि 3 से 6 या 4-5 अंक किसी में लगभग जो है बटे हुए होते हैं कि 3 अंक में है नाटक, 4 अंक, मतलब अंक मतलब होता है पार्ट, छोटे छोटे पार्ट। ठीक, तो दृश्य या फिर दृश्य बोल सकते हैं, दृश्य या नाटक जो है अंकों में बटा हुआ होता है। तो ये विभिन्न अंकों को मिलाकर के एक नाटक बन जाता है। जबकि बात की जाए किसी नाटक के एक अंक की, नाटक के एक अंक को हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। अर्थात ऐसा नाटक जिसमें एक ही अंक हो उसको हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एकांकी के बारे में। ठीक, ध्यान रखेंगे, एकांकी के बारे में हम चर्चा करते हैं। एकांकी आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की संकलित है कौमुदी महोत्सव। क्या कौमुदी महोत्सव आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। या कौन सी रचना है? एकांकी रचना, एकांकी विधा की रचना है। दूसरी आपके पाठ्यक्रम में भुवनेश्वर प्रसाद की रचना है। भुवनेश्वर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो स्ट्राइक जो है एक प्रकार से एकांकी जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इस पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जो है भाई, इनका क्या है? उपनाम है। अस्क इनका उपनाम है। कभी कभी अस्क के नाम को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि अस्क का पूरा नाम क्या है? तो उपेंद्र नाथ नाम है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मी का स्वागत जो है एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इनकी, उपेंद्र नाथ अस्क की। नेक्स्ट है आपके उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की एकांकी आप में कुमार संभव एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, और नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्रा। इनकी आपके पाठ्यक्रम में कौन सी? एक दिन एकांकी संकलित है। तो कुल मिलाकर के 5 ये 7 ये 7 5 12 और 1 13, लगभग 13 से 15 चैप्टर्स के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे और लगभग 20 वीडियो के अंतर्गत आपका पेपर 2 समाप्त होगा। 20 वीडियो की या फिर 20 या फिर 12-13 वीडियो के अंतर्गत आपका पेपर 1 समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में परीक्षा के अंत समय में आपकी प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जैसे कि 2018, 19, 20 और 21। अभी भी हमारे चैनल पर 2018, 19 और 20 के सॉल्व्ड पेपर अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हमने हल करके उसकी आंसर की आपके चैनल पर पहले से उपलब्ध कर दी है, तो आपको मिल जाएंगे चैनल पर, देख लीजिएगा। मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट भी हमने करवाई है 2021 के एग्जाम्स के लिए, उसको भी देख लीजिएगा। वह भी इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के लिए 22-23 के लिए। तो मेरे भाई आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो। और ध्यान रखेंगे मेरा दूसरा भी चैनल, 2 चैनल और हैं। एक चैनल का नाम है यमे क्रेकर, यानी कि यमे समेत, वहाँ पर पढ़ाई आपकी करवाई जाएगी। आगे आपको हिंदी से एमए वगैरह करना हो, आपके भाई बंधु कर रहे हैं तो आप बता दीजिए, वहाँ पर जाकर कर लीजिए। अगर बात की जाए आप जो है एक आईएएस का चैनल हमने क्रिएट करा है शुक्ला आईएएस एकेडमी नाम से, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जल्दी आपके सामने क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको किस सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस चाहिए वह भी कमेंट सेक्शन में, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, अभी लाइव ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। चैट सेक्शन में चूँकि ना लिखें, क्योंकि चैट सेक्शन उतना देख नहीं पाऊँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर, उसको मैं देख लूँगा रात में समय मिलेगा तो। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।